हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। बेटा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, और आप समझ सकते हैं कि कैसे ये घटना पृथ्वी के ऊपर संपन्न हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन कौन सी गैसेज हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज, उनका परसेंटेज क्या है, और फिर आप जानते हैं कि इससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, या एल नीनो इफेक्ट की बात की थी अपन ने, विषम जलवायु परिवर्तन की बात की थी। यस बेटा, खैर वो आगे टिप्पणी में मैं और बताऊंगा। यस बेटा, उसके बाद देखो आप, हमने ओजोन क्या है उसकी कैटेगरी, अच्छा ओजोन, खराब ओजोन या ओजोन लेयर, फिर आप जानते हो उसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, अपक्षय कैसे हो रहा है, कौन जिम्मेदार हैं, और सबसे पहले ध्रुवों पर ही ओजोन होल क्यों बने, निम्बस 7 उपग्रह के द्वारा 1985 में अंटार्कटिका और फिर आर्कटिक पर देखे गए। तो कारण क्या था कि जबकि वहां तो मोटी परत थी थोड़ी बहुत, कारण क्या था कि वहां पृष्ठीय क्षेत्रफल चपटी सतह ज्यादा मिलती है और वहां ये फ्रियोन जल्दी से पहुंच जाते हैं, ज्यादातर ये लो टेम्परेचर पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ओजोन अत्यधिक विरल वहां पर हो गए। तो सर्वप्रथम जो ओजोन होल देखे गए तो वहीं पे देखे गए। दूसरी बात है कि फिर ओजोन होल वहां बन गए तो यूवी रेज अगर आ जाएगी तो आप जानते हैं कि यूवी सी को भी रोक सकता है, लेकिन यूवी बी से ज्यादा तीव्रता सी को रोक में सक्षम है, तो यूवी आसान से रुक जाएगी, लेकिन यूवी बी सबसे ज्यादा घातक होती है अपने लिए, मनुष्य के लिए या सभी जंतुओं के लिए, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन के द्वारा एब्जॉर्ब होकर उनके बंधों को तोड़ती है, म्यूटाजेंस के रूप में वो होती है, तो कई सारे विकार उत्पन्न करती है। वहां स्नो ब्लाइंडनेस और सारी बातें आपने पढ़ी। और उस ओजोन परत के जो अपक्षय करने वाले पदार्थों को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सबकी आपने बात की, ओजोन डे 16 सितंबर, सारी बातें आपने की जो क्वेश्चंस नीट में आ चुके हैं। यस बेटा, आज देखिए आज के लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो नॉर्मल टॉपिक्स ये आपके बच्चे हैं, यस बेटा, जो आपको एनसीईआरटी से एक की रीडिंग करनी है, सारी बातें सीखनी की, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट, यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि देखो सॉलिड वेस्ट में वो सारी चीजें सम्मिलित होती है जो अपन घर से कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि वे सभी चीजें सम्मिलित है जो कूड़ा कचरे में फेंक दी जाती है, चाहे अपन घरों से, ऑफिस से या कहीं से भी। अब आप समझ सकते हो घर में अपन कई सारी चीजें लेके आते हैं, मान लो खाने का पैकेट लेके आए तो उस पर वेपर होता है, कोई टीवी लेकर आए तो कार्टून होता है, या घर के अंदर जैसे पहले प्लास्टिक की कुर्सियां आ रही थी तो खराब हो गई, टूट गई, तो वेस्ट अपन फेंक देते हैं, है ना, आप समझ रहे हैं, क्लियर। खैर वो एक टाइम पर अपन फेंक देते थे, अब थोड़ा सा और उसका यूज होने लग गया, तो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए बेटा कि सॉलिड ठोस अपशिष्ट, अब आप जानते हैं कि नगर पालिका के कर्मचारी, जो भी पहले कचरा होता था गलियों में, तो आप जानते हैं कि कस्बे लेवल पे नगर पालिका होती है, फिर आप जानते हो कि नगर परिषद या नगर निगम होती है। तो वो आप जानते हैं कि कर्मचारी इकट्ठा करते थे उसको। अब प्रारंभ में तो जानते हो जब जनसंख्या नहीं थी, इतने ऑफिसेज और इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो ये कचरा कम बनता था। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो आप अपन बात करेंगे कि जो म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं, यानी नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट, इसको बोलेंगे म्युनिसिपल वेस्ट। तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट। अब बेटा देखो कि नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूं कि भाई जो म्युनिसिपल वेस्ट में सम्मिलित होती है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे घर से अपन कोई भी जो कचरा बन जाता है, मेन बात ये है कि जैसे अपन अखबार लेते हैं तो रद्दी बन जाती है ना बाद में, तो चाहे पेपर या बच्चे होमवर्क करते हैं, रफ कॉपी होती है जो उनके कॉपी रही होती है, उद्योगों में, कई ऑफिसेज में जो अपन बात रही पेज होते हैं, रद्दी बन जाती है, तो पेपर है। यस बेटा, इसके अलावा अपन बात करें कि अपने घर पे अपन कपड़े लाते हैं, पुराने कपड़े बाद में बिल्कुल अयोग्य हो जाते हैं, पहनने योग्य नहीं होते, तो फिर क्लॉथ्स, है ना, व्यर्थ वाले, तो पेपर्स है, क्लॉथ्स है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक का सामान है, फूड मटेरियल का जो वेपर है या बेकार के फूड मटेरियल हैं। यस बेटा, और अपन कहें कि जो रबर है या फिर जैसे ग्लास है, कांच के, है ना, ग्लास है, मेटल है, आदि सम्मिलित होते हैं।
और भी जो भी अपन बात करें भाई कूड़े कचरे में जो भी होता है, यस बेटा, तो ये आप समझ सकते हैं कि सम्मिलित होते हैं म्युनिसिपल वेस्ट में। अब बेटा ये जो नगर पालिका के कर्मचारी क्या करते थे, प्रारंभ में जब इसका यूज भी समझ में नहीं था और कम संख्या में बनता था, तो पारंपरिक पुरानी विधि यानी पारंपरिक रूप में पहले, तो आप कहोगे कि इन्हें पारंपरिक रूप में, मैं आपको बात उठाया कि पारंपरिक रूप में इन्हें पारंपरिक रूप में खुले में रखकर, इकट्ठा करके खुले में रखकर जलाया जाता था, बर्न किया जाता था। यानी अपन क्या कहें कि भाई ओपन बर्निंग या डंपिंग, ओपन बर्निंग या डंपिंग। या कुछ दबा दिया जाता था। तो पारंपरिक रूप में तो खुले में रखकर इनको जलाया जाता था, वो झाड़ू लगाने कचरे को इकट्ठा किया और जला दिया, यस। लेकिन आप जानते हैं कि फिर वर्तमान में कौन सी विधि काम में ली गई? तो वर्तमान में आप जानते हैं बेटा कि जो सैनिटरी लैंडफिल्स हैं, यानी खुले में जलाने के बजाय इनके स्थान पे वर्तमान में सैनिटरी लैंडफिल्स विधि काम में ली जाती है। ये सैनिटरी लैंडफिल विधि क्या होती है बेटा? जैसे तुम जानते हो ना कि जो नगर परिषद या नगर निगम होती है, तो शहरों में आपने देखा होगा, कस्बे में या किस शहर में, जयपुर शहर में या कोई भी शहर में आप देखा होगा कि हर कॉलोनी की जो चौराहा होता है वहां पर बड़े बड़े कंटेनर, लोहे के कंटेनर रखे जाते थे और कहा कि इसमें आप कचरा डालें, जो भी व्यर्थ बन जाए उसमें डालो। फिर नगर पालिका की गाड़ी उनको आती थी और कहीं दूर ले जाकर, मतलब उनको कम थोड़ा दबाकर और मिट्टी का खड्डा खोद कर नीचे दबा देते थे और हर रोजाना ही मिट्टी में दबाकर फिर नई मिट्टी की परत ऊपर डाल देते थे, यस बेटा। तो ये आपकी क्या थी? सैनिटरी लैंडफिल विधि काम में ली जाती थी। यानी खुले में जलाने के बजाय सैनिटरी लैंडफिल विधि काम में ली गई। इसके अंतर्गत कचरे को किसी गहरे गड्ढे में डालकर उस पर प्रतिदिन मिट्टी की परत जमा दी जाती थी, है ना। लेकिन वर्तमान में शहरों में अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि बेटा वर्तमान में अब जनसंख्या बढ़ी है, ऑफिसेज की, स्कूलों की और उद्योग धंधों की, हर जगह संख्या बढ़ी है। तो आज आप जानते हैं अपन घरों में कितना सामान लेके आते हैं, है ना। तो वेस्ट जो है, व्यर्थ के पदार्थ, वो ज्यादा बन रहे हैं, यस बेटा। तो अपन कहते हैं कि भाई वर्तमान में शहरों में अत्यधिक मात्रा में कचरे उत्पन्न होता है, तो ये विधि एक सीमा तक ही कारगर है, ये विधि एक सीमा तक ही कारगर है। अब ये ज्यादा कारगर नहीं है, यस। कौन? सैनिटरी लैंडफिल, यस बेटा। अच्छा, आप जानते हो कि इस प्रकार इसमें ऊपर से विषैले पदार्थ, मतलब इसके अंदर जो विषैले पदार्थ है, मिट्टी में दबाने से धीरे धीरे भूमिगत जल प्रदूषण का भी खतरा था, सोयल प्रदूषण का भी खतरा था। ये सारी बातें उत्पन्न हो रही थी, बात को समझ रहे हैं, यस बेटा। तो मतलब इन लैंडफिल से रसायनों के रिसाव का खतरा था, जिससे भूमि और जल संसाधन प्रदूषित हो रहे थे, यस। तो अब इन सॉलिड वेस्ट का, ये जो सॉलिड वेस्ट है, इनके निष्पादन के और उपाय क्या करें? तो आप क्या कहेंगे कि सॉलिड वेस्ट के निष्पादन के उपाय, और क्या क्या अपन बात रही कि उपाय करें सॉलिड वेस्ट के निष्पादन के उपाय, यस बेटा। तो पहली बात तो देखो बेटा, अब आप जानते हो कोई बहुत सारी चीजें वैज्ञानिकों ने, जीव विज्ञान और चीजें खोजी, किसका उचित निपटान क्या किया जाए। तो देखो इसके अंदर पहली तो क्या आएगी कि विभिन्न प्रकार के कचरे को एक दूसरे से पृथक करना, सही। अरे भाई अपने घर में या ऑफिस में या किसी उद्योग में, जैसे अपने पेपर, मतलब न्यूज़पेपर की भी रद्दी हो रही है या कॉपी किताबों की भी रद्दी हो रही है, कोई प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई तो वो भी रद्दी हो रही है, या कोई मेटल का सामान वो भी रद्दी हो रहा है, या कोई कांच की बोतल टूट गई,
बस समझे। तो अब आजकल क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम की जो गाड़ियां आती है, वो उन्होंने, आप जानते हो कि लैब स्थापित कर दी है, वो ये इस बात का प्रचार कर रहे हैं स्वच्छ भारत के अकॉर्डिंग। तो बेटा आप जानते हो कि पहले तो इस कचरे को कैटेगराइज करो, है ना, ये जो अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट है, इनको क्या करो, कैटेगराइज, एक जो पृथक करो। यस बेटा। तो देखो कि अगर अपन इस कचरे को कैटेगराइज करेंगे, मैं आपको बता दूं, इस सॉलिड वेस्ट को कैटेगराइज करेंगे तो मैं आपके सामने समझा देता हूं कि जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट, आप जानते हैं बेटा कि इसकी 3 कैटेगरी बनेगी। कितनी कैटेगरी बनेगी? 3। यस। एक तो आप समझ सकते हैं भाई ठोस अपशिष्ट, यहां अपन कह देंगे कि ठोस अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी बेटा क्या होती है? बायोडिग्रेडेबल सॉलिड, या ऐसे कह देंगे बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, सॉरी सॉलिड वेस्ट। यस बेटा, यानी जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट, समझ गए? बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, फर्स्ट बात तो, यानी बेटा ये वो कैटेगरी हो गई कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण योग्य, जैव निम्नीकरण, ये लिख दो, या फिर जैव निम्नीकरण योग्य, सॉरी, मतलब बेटा कि वे अपशिष्ट जिनका आसानी से अपघटन हो जाए। अगर आपको उसको मिट्टी की परतों में नमी उपलब्ध कर दे, जीवाणु कवक, उनको आसानी से अपघटन करके उनके अंदर जो खनिज है उनको सोल में मुक्त कर देंगे, तो वो तो आपकी श्रेणी क्या होगी? बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, जैव निम्नीकरण योग्य। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई पहली कैटेगरी। और दूसरी कैटेगरी क्या है बेटा कि चलो बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, आसानी से अपघटन तो नहीं हो सकता है, लेकिन रिसाइक्लेबल है। रिसाइक्लेबल वेस्ट, ये क्या होता है बेटा? रिसाइक्लेबल क्या होता है? लिखा था ना रिसाइक्लिंग बिन। आप कोई भी दिमाग लगाना, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, एक तो वेजिटेरियन के लिए हरा निशान आता है, नॉन वेज के लिए लाल निशान आता है। कभी देखना आप, जैसे आप ये चाहे आप कोई भी चॉकलेट खरीदो उसके वेपर पे देखो, या बिस्किट के उसके वेपर पे जो उसका आवरण आता है उस पर देखो, आप लिखा आता है कि रिसाइक्लेबल है या नॉन रिसाइक्लेबल है। तो आजकल गवर्नमेंट ने निर्देश दिए रिसाइक्लेबल यूज करो। यस, है ना। तो रिसाइक्लेबल अपन कहें बेटा कि जो रिसाइक्लेबल, सॉरी, ये होता रिसाइक्लेबल, यानी पुनश्चक्रण योग्य, पुनश्चक्रण योग्य, कि चलो अपघटन तो नहीं, लेकिन रिसाइक्लेबल हो जाए। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी होती है या कोई मेटल होती है, तो वापस से रिसाइक्लेबल हो जाएगा, उसका पुनश्चक्रण योग्य, समझे? और एक आपका होता है कि भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आप समझे कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड जो वेस्ट है, जैव निम्नीकरण अयोग्य, जैव निम्नीकरण अयोग्य। ये आपका होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो कितनी कैटेगरी होगी? 3, समझ गए बेटा? ये कैटेगरी कौन सी होती है? जिसका आराम से अपघटन हो जाए, समझ रहे हो? जैसे अपन बात रहे कि भी कुछ भोज्य पदार्थ हैं, है ना, समझ रहे हो? तो आराम से, या कागज या कपड़े हैं तो आराम से अपघटन हो जाए, बायोडिग्रेडेबल। एक क्या होते हैं? रिसाइक्लेबल, कि अपघटन नहीं हो लेकिन रिसाइक्लिंग
रिसाइक्लेबल, वापस उससे उसका कचरा करके वापस पिघला के वापस चीज बनाई जा सके, तो पुनःचक्रण योग्य रिसाइक्लेबल। और एक क्या होती है जिसका अपघटन भी नहीं हो और उसका रिसाइक्लेबल भी नहीं हो, तो वो आपकी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ गए? तो पहली बात तो आप इस विभिन्न प्रकार के कचरे को एक दूसरे से पृथक करो। ठोस अपशिष्ट आपके 3 प्रकार के आ गए। तो इसको सबसे पहले तो आप एक दूसरे को क्या करो, पृथक करो। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा। अब मेरी बात सुनो, देखो, है ना। तो आजकल क्या है, जैसे रद्दी वाले आते हैं, रद्दी वाले आते हैं तो अपन कॉपी किताब पेपर ये दे देते हैं, उनका तो अपघटन भी हो जाता है, वापस और प्रोडक्ट बनने काम में आ जाते हैं। या अपन प्लास्टिक कुर्सी टूट जाती है वो भी दे देते हैं अपन। बात को समझ रहे हो? तो वो क्या रिसाइक्लेबल है, तो वैसे काम में आ जाती है। लेकिन जैसे एक तो पॉलीथीन, ये पहले रिसाइक्लेबल नहीं थी, जो पॉलीथीन यूज करते थे, तो पॉलीथीन बैग पर बैन भी लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बात को समझे? और जैसे अपन बात रहा कि तुम कहोगे सर ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कांच की बोतल भी तो ले जाते हैं। अरे बेटा, वो जो कांच की बोतल ले जाते हैं ना, है ना, कब लेकर जाते थे कांच की बोतल? कभी भी कोल्ड ड्रिंक बोतल जो पूरी बोतल होती थी तो उसमें तो ढक्कन से वापस पैक हो गया जाती थी, वरना कांच नॉन रिसाइक्लेबल है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है और रिसाइक्लेबल नहीं हो सकता उसका, कांच का। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर से थोड़ा भी तोड़ दोगे, उसके किनारे को थोड़ा भी टूट जाएगी, तो फिर वो बिल्कुल नहीं लेंगे। थोड़ा भी टूट जाएगी तो नहीं लेंगे वो, है ना। तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में आती है। और अस्पताल में आप नहीं देखते हो 3 रंग की बाल्टी होती है, नीली, पीली, लाल, ऐसे 3 रंग की बाल्टी वहां पर होती है। तो अलग अलग पदार्थ वहां डाले जाते हैं, वो अपन आगे बताएंगे। तो पहले तो इनको अलग अलग श्रेणियों में डाल दिया। यस। और आज जानते हो रद्दी वाले उन्हीं चीजों को पैसे देने लग गए हैं। बात को समझ रहे हैं? तो अपन घर में अपन अलग अलग चीजों अलग अलग डाल देते हैं, और जो भी या तो अपघटनीय है या रिसाइक्लेबल है तो उनको दे देते हैं, उसको अपन को पैसा मिलता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो जनरली तो नहीं लेते। हाँ, अगर वो कांच की बोतलें, जो पूरी बोतलें हैं, तो ले लेंगे, क्योंकि वो तो ढक्कन पैक को वापस आ जाएगी, तो रिसाइक्लेबल थोड़ी हुई, वो तो उसी के अंदर लेबल लगा वापस दे दिया अपन को। लेकिन अगर उसका किनारा टूट जाएगा, ढक्कन पैक नहीं हो सके, तो फिर बिल्कुल भी नहीं लेंगे उसको। वरना तुम कुर्सी को, तो प्लास्टिक कुर्सी को कितने भी टुकड़े कर दो, उसको ले लेंगे। बात को समझ रहे ना, क्योंकि वो क्या है, रिसाइक्लेबल है। समझ रहे? तो पहली बात तो आप क्या करो, सॉलिड वेस्ट की कैटेगराइज करो इसको। फिर क्या करो भाई, इनके निष्पादन के और उपाय, कि कचरे का उत्पादन ही थोड़ा कम करो। कचरे का उत्पादन कम करना, यस, ये दूसरा है भाई, कचरे का उत्पादन कम करो। ऐसे एक बड़े कैरी बैग रखो जो आप बार बार यूज कर सको। यस। और अपन बात करते रहेंगे बेटा कि कचरे का कम उत्पादन करना, कचरे का उत्पादन कम करना, एक ही बात है। और फिर अपन कहें कि भाई प्लास्टिक का कम उपयोग करो। प्लास्टिक का उपयोग क्या करो, कम। या जैसे पॉलीथीन बैग उपयोग नहीं करें। प्लास्टिक की चीजों पे कम उपयोग करें, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ रिसाइक्लेबल हो सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन बैग का उपयोग नहीं करें। अच्छा, आजकल जानते हो एक शब्द आ गया है मार्केट के अंदर, जो लिखा आता है हर प्रोडक्ट में, कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग। यस बेटा, जो आप समझ सकते हैं कि इको फ्रेंडली पैकिंग सामग्री का उपयोग, ऐसे लिख दो कि इको फ्रेंडली पैकिंग सामग्री का उपयोग। जानते हो बड़े जो मॉल्स होते हैं या फिर बड़े, जो उन्होंने बंद कर दिए थे पॉलीथीन को, इनको, तो कैरी बैग खुद लेके जाओ, या तो वो जूट का बना होता था तो आराम से अपघटन ही है। यस। या फिर आप जानते हैं कि कपड़े की वो थैली बना देते थे, तो वो आपकी होती है इको फ्रेंडली पैकिंग। यानी खुद आप अपना जो, मैं आपको बता दूं कि उनको आप कहते हैं इको फ्रेंडली पैकिंग। बात को समझे? तो कैरी बैग, जो कागज के कैरी बैग होते हैं या कपड़े के होते हैं या जूट के बने हुए होते हैं, तो आजकल उनको ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो वो आपकी क्या इको फ्रेंडली, कैसे कि वो प्रदूषण नहीं फैला रही, तो इको फ्रेंडली पैकिंग सामग्री का
उपयोग। यस, ताकि कम से कम हो सके। यस बेटा, ये सारी बातें आपके सामने आ गई। बात को समझ रहे हैं? क्लियर? तो ये सारे उपाय हो गए कि सॉलिड वेस्ट के निष्पादन को कैसे करें अपन। अच्छा सुनिए आगे। यस बेटा, मेरे बेटा ध्यान से सुनना कि अब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि जब बेटा जो हॉस्पिटल से निकलने वाले अपशिष्ट हैं उनमें भी अनेक हानिकारक पदार्थ है, विसंक्रामक पदार्थ हैं, है ना, रोगकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, हॉस्पिटल में 3 रंग की बाल्टी रखी जाती है। एक के अंदर क्या डालते हैं, वो रुई या फिर घाव से पट्टी खपची वो एक में डाल देते हैं ताकि वो तो अपघटनीय है। फिर एक में वो क्या डालते हैं, जैसे वो लोहे की सिरिंज या प्लास्टिक की सिरिंज नहीं होती है कि अपघटन तो नहीं लेकिन रिसाइक्लेबल है। और एक के अंदर क्या डालते हैं, जैसे वो कांच का इंजेक्शन आता ना, उसको आगे से तोड़ देते हैं वो, तो वो कांच या ऐसी चीजें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो वहां वो अलग अलग उनको कैटेगराइज कर देते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा मैं आपको बताऊं कि देखो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी जो बेकार चीज बनती है उनके निष्पादन के लिए इंसिनेटर है ना, तो आप क्या कहोगे कि हॉस्पिटल के जो अपशिष्ट हैं, क्योंकि उनमें तो आप जानते हो कि अलग अलग भी नहीं कर सकते हैं अपन, क्योंकि संक्रमण का खतरा होता है, जीवाणु कवक बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो हॉस्पिटल के अपशिष्ट को इंसिनेटर्स में जो भस्मित्र होते हैं, भस्मित्र होता है कि आंशिक भंजन की भट्टियां होती है जिनमें 800 से 1000 डिग्री तापमान पर उनको जला दिया जाता है ना। तो हॉस्पिटल के अपशिष्ट को इंसिनेटर्स में जलाया जाता है। सही, क्योंकि भी हॉस्पिटल के कचरे को उसमें वो अलग अलग डाल तो देते हैं लेकिन फिर उसको अलग करना फिर मुश्किल होता है क्योंकि उसमें संक्रमण का खतरा होता है। यस बेटा, तो ये सारी बात आपको मैंने समझा दी। अब एक टर्म आएगी अपने सामने, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होते हैं, ई वेस्ट। ये अच्छा है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होते हैं। यानी ई वेस्ट, जिसको आप कहते हो ना ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। तो देखो अपन घर में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, कंप्यूटर, पुराने जमाने के अंदर वो मोटे मोटे कंप्यूटर मतलब वो मॉनिटर आते थे, और अपने टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या रंगीन बहुत बड़े आते थे। आजकल आप जानते हो कि पहले तो एलसीडी, अब तो एलईडी आ गई। तो वो अपने घर के अंदर वो कचरे के रूप में ही पड़े हैं। यस, अब अपने दिन लेट है कि अपने वाला तो कौन लेगा। हाँ, विकसित देशों के अंदर तो वर्जन बहुत आगे होता है। तो विकसित देशों में जैसे फोटोकॉपी मशीन या कंप्यूटर जो थोड़े बहुत योग्य नहीं होते काम के, तो फिर वो तो विकासशील देशों को निर्यात कर देते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि जैसे अपने जितनी फोटोकॉपी मशीनरी इंडिया में होती है वो यूजेबल आती है, क्योंकि वहां बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो विकसित देश हैं। यस, तो कुल मिलाकर अपन क्या कहेंगे कि विभिन्न खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व कंप्यूटर ई वेस्ट कहलाते हैं। तो आप क्या कहोगे बेटा, विभिन्न खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व कंप्यूटर ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं। आप सोचो पहले स्कूलों में लैब होती थी तो बड़े बड़े मॉनिटर वाले वाइट कितने सारे कंप्यूटर था, वो कोई काम के ही नहीं रहे। सही, तो एक तरह से क्या हो गया, वो ई वेस्ट हो गया। सही, अब देखो बेटा, भाई देखो ई वेस्ट को या तो अपन गड्ढों में दबा दें या फिर जला दें, लेकिन ये या तो निष्पादन ऐसे करें, लेकिन निष्पादन का उचित तरीका वहां पर है रिसाइक्लेबल,
कि वो चीजें जिनका पुनःचक्रण हो सकता है उनको तो काम में लें अपन। यस, तो देखो बेटा कि ई वेस्ट को लैंडफिल्स या इंसिनेटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। लैंडफिल्स का तो मीन जानते हो तुम कि गहरे गड्ढे में दबा दिया जाता है मिट्टी के नीचे, या इंसिनेटर्स का मतलब जानते हो कि भस्मित्र में जला दिया जाता है, निष्पादित किया जाता है। यस बेटा, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लाइन में लिखता हूं, लेकिन इनके लिए पुनःचक्रण, इनके निष्पादन के लिए सबसे अच्छी बात है योग्य मतलब सर्वोत्तम विधि है। तो इनका पुनःचक्रण इनके निष्पादन की सर्वोत्तम विधि है। यस बेटा, तो पुनःचक्रण किया जाए, है ना, रिसाइक्लेबल जो चीजें उनको छांटा जाए। अब बेटा देखो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं नॉर्मल, कि देखो विकसित देश जितने भी डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश अपने ई वेस्ट को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को विकासशील देशों को निर्यात कर देते हैं। विकासशील देशों को क्या कर देते हैं? निर्यात। जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान को निर्यात कर देते हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं। यहां पर इनके पुनःचक्रण के दौरान विभिन्न धातुएं, सिलिकॉन है, आयरन है, कॉपर, गोल्ड, ये पृथक की जाती है। भाई दिमाग लगाओ, कंप्यूटर के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो चिप बनी होती है, आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, किसके? सिलिकॉन और जर्मेनियम उसमें ज्यादा होता है। तो विकसित देश अपने जो ई वेस्ट होते हैं उनको विकासशील देशों को निर्यात कर देते हैं, या तो उसमें जो कुछ काम करने योग्य होती है या तो उनको काम कर ले लेते हैं कि वहां तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, समझ रहे हो ना। जैसे अपने जो यहाँ सॉफ्टवेयर है, जो विंडोज जो यहाँ अपने चल रही है, उसमें कई गुना एडवांस वहां वर्जन होता है। तो कई चीजों को तो निर्यात करके तो विकासशील देश काम में ले लेते हैं, या फिर विकासशील देश क्या कर लेते हैं कि जो रिसाइक्लेबल जो चीजें निकल सकती है उनसे। तो आप जानते हैं कि पुनःचक्रण के दौरान विभिन्न धातु, सिलिकॉन, आयरन, कॉपर, गोल्ड, यस बेटा, इनको वो पृथक कर लेते हैं, ये निकेल को और इनको पृथक की जाती है। यस बेटा, अब आप ध्यान दीजिए भाई, लेकिन विकासशील देशों के अंदर ये पुनःचक्रण काम कौन करता है? मनुष्य, कोई मशीन तो है नहीं, मनुष्य करता है। तो बेटा देखो कि विकासशील देशों में इन पदार्थों का पुनःचक्रण मनुष्य द्वारा किया जाता है, तो इसमें उपस्थित विषैले रसायनों से संक्रमण का अत्यधिक खतरा रहता है। उपस्थित विषैले रसायनों से संक्रमण का अत्यधिक खतरा रहता है। तो देखो ये आपकी बात हो गई क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होते हैं, ई वेस्ट का निष्पादन तो लैंडफिल या इंसिनेटर, लेकिन पुनःचक्रण करना या रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट को लेना ये निष्पादन की सर्वोत्तम विधि है। और मैंने आपको बता दिया कि विकसित देश क्या करते हैं, लाइन सीधा एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है। यस बेटा, अब देखिए कि इसके लिए अपने केस स्टडी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या प्लास्टिक जो वेस्ट होते हैं, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट, तो ध्यान दीजिएगा कि अपन यहाँ पर एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा। प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार संबंधी अध्ययन। तो यहां मैं लिखूंगा कि केस स्टडी किस लिए दी है? प्लास्टिक अपशिष्ट यानी प्लास्टिक वेस्ट के उपचार से संबंधी अध्ययन। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि प्लास्टिक वेस्ट, यस बेटा, प्लास्टिक वेस्ट के उपचार से संबंधित अध्ययन। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी में आपको यहां पर बताता हूं। देखो बेटा कि बेंगलोर में प्लास्टिक की थैलियों का उत्पादन कर रहा था एक व्यक्ति, और प्लास्टिक की थैलियों के उत्पादन करता 57 वर्षीय अहमद खान, 57 वर्षीय अहमद खान। यस बेटा, प्लास्टिक अपशिष्ट की सतत बढ़ती हुई समस्या का एक आदर्श ढूंढ निकाला उन्होंने। वो 20 वर्षों से प्लास्टिक की थैलियां बना रहे थे, 20 वर्षों से वो प्लास्टिक थैलियां बना रहे थे, लेकिन पिछले 8 वर्षों से उनको ये अनुभव हुआ
कि प्लास्टिक अपशिष्ट एक ऐसा महसूस उन्होंने किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट एक वास्तविक समस्या है। तो उनकी कंपनी ने जो भी पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक होता है, जो भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है, उससे एक महीन पाउडर बनाया, पॉलीब्लेंड, समझ गए, पॉलीब्लेंड बनाया, समझे। और फिर उस पॉलीब्लेंड को क्या काम में लिया मैं आपको बता देता हूं। भाई वो 20 वर्षों से प्लास्टिक की थैली बना रहे थे और बाद में उनके रील में उन्होंने अनुभव किया कि पिछले 8 वर्षों से कि भाई हाँ, रील में प्लास्टिक अपशिष्ट एक बड़ी समस्या बन सकती है। चलो रिसाइक्लेबल तो फिर भी इसको अपन कम कर लेंगे, लेकिन कई चीजों नॉन रिसाइक्लेबल पॉलीथीन थी, उस पर तो रोक लगा दी गवर्नमेंट ने भी। और फिर वो मतलब रिसाइक्लेबल चीजें बनाने लगे, लेकिन रिसाइक्लेबल भी आज कितनी डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ गई तो दिन भर में सब्जियां और कितनी चीजें अपन लेकर आते हैं प्लास्टिक में पैकेजिंग या प्लास्टिक का सामान। यस, तो फिर तो ये बड़ी समस्या बन सकती है। तो उन्होंने इसके लिए क्या एक अध्ययन किया, केस स्टडी क्या है यहाँ पर। तो देखो मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर के अहमद खान ने फिर क्या किया कि बेंगलोर के अहमद खान ने पुनश्चक्रण योग्य, है ना, पुनश्चक्रण योग्य, पुनश्चक्रण योग्य प्लास्टिक यानी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। यस बेटा, तो पुनश्चक्रण योग्य प्लास्टिक से एक पाउडर निर्मित किया जिसे पॉलीब्लेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? पॉलीब्लेंड, महीन पाउडर पॉलीब्लेंड कहते हैं, है ना बेटा। अब सुनो, देखो ये क्वेश्चन जो नीट 2019 के अंदर आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि जितनी भी प्लास्टिक का सामान था जिसका पुनःचक्रण हो सके, जैसे अपन कुर्सियों पे बैठते हैं या जितने भी डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, और जो पुनःचक्रण योग्य होती है, एक साइन लगाया था रिसाइक्लेबल का, एक ऐसा साइन प्रोडक्ट पे आपका आता है, ऐसे तीर सा लगा हुआ है ना, ऐसा साइन आप देखना प्रोडक्ट के ऊपर, तो रिसाइक्लेबल हो। तो जितनी भी पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक थी, अब गठन तो नहीं हो रहा था लेकिन पुनःचक्रण योग्य थी, उसका उन्होंने एक महीन पाउडर बनाया, पॉलीब्लेंड। अब देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि पॉलीब्लेंड को एक सड़क निर्माण में प्रयुक्त चारकोल बिटुमेन में मिलाया जाता है। पॉलीब्लेंड को, इस प्लास्टिक के पाउडर को, पॉलीब्लेंड को सड़क निर्माण में प्रयुक्त बिटुमेन अर्थात चारकोल में मिलाया जाता है। यस बेटा। अब ध्यान दो कि वहां जो अहमद खान और आरवी कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफ बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन की सहायता से, यस बेटा, ध्यान से सुनो क्या बात हुई वहां पर, कि अहमद खान और वहां पर आरवी कॉलेज बेंगलोर जो कॉरपोरेशन था, उसकी सहायता से उन्होंने बताया कि यदि हम इस पॉलीब्लेंड को मतलब बिटुमेन चारकोल में मिला देते हैं और फिर इससे अपन सड़क बनाते हैं, तो उस चारकोल की जल प्रतिकृषी वाटर रेप्लिकेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो सड़क की आयु 3 गुना बढ़ जाएगी। सड़क की आयु कितनी गुना बढ़ जाएगी? 3 गुना। ये क्वेश्चन आपका 2019 के अंदर आया नीट के अंदर ही, बस छोटे सी लाइन यहां से उठकर। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग व बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन जो था ये बेटा, यानी आरवी कॉलेज
ऑफ इंजीनियरिंग और बेंगलोर सिटी जो अपन बात की कॉरपोरेशन की सहायता से, सिटी कॉरपोरेशन की सहायता से अहमद खान ने दर्शाया। अहमद खान ने दर्शाया कि बिटुमेन यानी चारकोल में पॉलीब्लेंड पाउडर को मिश्रित करने पर इसकी जल विकर्षक क्षमता के कारण, जल विकर्षण या जल प्रतिकर्षण, विकर्षक वाटर एप्लीकेंट क्षमता के कारण जब इसका प्रयोग सड़क निर्माण में किया गया, सड़क निर्माण में किया गया तो उस सड़क की उम्र लगभग 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई उस सड़क की उम्र, है ना, वाटर एप्लीकेंट गुण के कारण, यानी जल विकर्षक गुण के कारण। यस बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि भाई जब बिटुमेन में उस पॉलीब्लेंड को मिलाने पर जल प्रतिकर्षण क्षमता में वृद्धि हुई और इसके द्वारा निर्मित सड़कों की उम्र कितनी बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई। बात को समझे, जो उन्होंने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग व बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, यस बेटा, यानी आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन सहयोग से बिटुमेन और पॉलीब्लेंड के संमिश्रण का प्रयोग सड़क बनाते समय किया तो बिटुमेन का जल विकर्षक रेप्लिकेंट गुण बढ़ गया, जिससे सड़क की आयु 3 गुना तक अधिक हो गई। यस बेटा, तो अब आप जानते हैं बेटा कि पॉलीब्लेंड को काम में लेने लगे और अब तक वो बेंगलोर में 40 किलोमीटर लंबी सड़क बना चुके हैं। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि पॉलीब्लेंड बनाने के कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक फिल्म अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता था। अब जो ये पहले जो कचरा चुनने वाले थे, रद्दी वाला, उनको बोलते हैं रैग पिगर, गुदड़िया, रैग पिगर्स जो रद्दी वाले थे, वो 0.40 मतलब 1 रुपए से भी कम प्रति किलोग्राम उस प्लास्टिक वेस्ट को लेते थे। लेकिन जब इसकी मांग बढ़ी अहमद खान के द्वारा तो 6, 7, 8, 12, 13 रुपए किलो तक चला गया। बात को समझे नहीं समझे, तो लोगों को बेनिफिट हुआ, तो खूब ज्यादा मात्रा में जो पुनःचक्रित योग्य प्लास्टिक वेस्ट था लोग ला कर वहां देने लग गए और उन्होंने उससे पॉलीब्लेंड पाउडर बना लिया और पॉलीब्लेंड को किसमें मिक्स कर दिया, बिटुमेन में, चारकोल में, और उससे फिर जो सड़क बनाई तो जल विकर्षण क्षमता के कारण उसकी उम्र कितनी बढ़ गई, 3 गुना। बोलो यस बेटा। और बेंगलोर में खान की तकनीक का प्रयोग करके वर्ष 2002 तक 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका था, है ना। और अब लगातार वो पॉलीब्लेंड को तैयार कर रहे हैं तो प्लास्टिक अपशिष्ट की वहां पर कमी हो जाएगी और प्लास्टिक अपशिष्ट की मांग बढ़ेगी तो लोग इधर उधर से इकट्ठा करके उनको देख के आ जाएंगे। यस बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक केस स्टडी मैंने बता दी, इसको बहुत अच्छे से इनसाइट से पढ़ना क्योंकि 100% आप जानते हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा और 2019 में आई गया ना बेटा, बात को समझे। तो ये सारी बातें आपके सामने हुई, इसलिए बेटा अपन भी इन चीजों को बहुत ज्यादा काम में ले सकते हैं। यस बेटा, क्लियर है। अब देखिए अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इससे एग्रीकल्चर वेस्ट, जो कृषि के अंदर आज वेस्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसका अपन क्या क्या कर सकते हैं। यस, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बेटा आप देखिएगा आपका एग्रीकल्चर वेस्ट और इफेक्ट, है ना, कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं। तो आजकल जानते हो हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, वरना तो हरित क्रांति ने उत्पादन को बहुत बढ़ा दिया था क्योंकि वहां संकर किस्में, हाइब्रिड सीड, हाई यील्डिंग वेराइटी, उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों का यूज किया गया था। लेकिन साथ साथ में और उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों ने रासायनिक उर्वरक, डीएपी, यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर, या फिर आप जानते हो कि जैसे कीट पीड़कों या मतलब जीवाणु से इनसे बचाने के लिए, रोग कारकों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। और वो केमिकल आप जानते हो आज
अपने लिए बहुत बड़ी समस्या बन रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना बेटा। तो आप जानते हैं बेटा कि पहली बात तो उनसे क्या है कि सॉइल पोल्यूशन। देखो वायु जल अगर प्रदूषित हो जाएगा तो सॉइल पोल्यूशन तो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे आप जानते हो SO2 बन गई और वेपर के साथ मिलकर वहां NO2 SO2 अम्लीय वर्षा हुई तो मृदा के लिए खराब ही है। दूसरी बात ये रसायन मृदा में इनकी सांद्रता बढ़ गई तो धीरे धीरे आप जानते हो मृदा की उर्वरता क्षमता कम होती जाती है। यस, तो बेटा देखो एग्रीकल्चर वेस्ट या जो इफेक्ट है यहां मैं आपको बताता हूं कि कृषि में प्रयुक्त विभिन्न रसायन जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, है ना बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर है, या आप जानते हो केमिकल इंसेक्टिसाइड, वो एल्ड्रिन देते ना इंसेक्टिसाइड्स, रासायनिक कीटनाशी, है ना, केमिकल इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कृमिनाशी, जैसे DDT कीटनाशक है ना, DDT रही BSC कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, या जैसे अपन कहें कि खरपतवारनाशी, हर्बिसाइड्स, कवकनाशी, बहुत सारे फंगीसाइड्स जो कवकनाशी हैं। यस बेटा, ये बहुत सारे केमिकल यूज जाते हैं। तो आदि मृदा पारितंत्र में उपस्थित ये केमिकल मृदा पारितंत्र में उपस्थित सजीवों में प्रविष्ट कर जाते हैं। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि अनेक जीवों में प्रविष्ट हो जाते हैं, है ना बेटा। जैसे आप जानते हो अभी इन केमिकल्स में से जो अनअपठनीय हैं या जिनका उपभोग भी नहीं हो सकता, उपाच्य भी नहीं हो सकता, तो स्थलीय पारतंत्र की जीवों में अगर एंट्री कर गए तो बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन दर्शाएंगे। और ये उर्वरक अगर मान लो किसी जलीय पारतंत्र में चलेगी तो यूट्रोफिकेशन दर्शाएंगे। बात को समझ रहे हैं। तो और आप जानते हैं फूड चेन में जाकर इनकी टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ जाती है, तो इनमें से कई तो म्यूटाजेंस हैं, तो कैंसर जैसी समस्याएं और कई सारी प्रॉब्लम्स किडनी से रिलेटेड वो उत्पन्न हो रही है। बात को समझे। तो ये केमिकल्स, क्योंकि कृषि में बहुत सारे केमिकल यूज किया जाता है जो बहुत हानिकारक है, वो लंबे समय तक भूमि की उर्वर क्षमता को, मृदा प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि मृदा पारितंत्र से सजीवों में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। अब आप जानते हो सजीवों में प्रविष्ट हो जाएंगे, आप जानते हैं इस प्रकार ये स्थलीय पारितंत्र में, है ना बेटा, स्थलीय पारितंत्र में अपन कहें कि क्या दर्शाते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। मैंने बताया कि जो इनमें अनअपठनीय होंगे, जिनका अपघटन नहीं हो सकता और जीवों में प्रवेश कर जाएंगे, तो फूड चेन में कर्मिक पोषण स्तर पर विशालता बढ़ेगी। तो बायोमैग्निफिकेशन जो मैंने आपको समझाया था, जैव आवर्धन, जैसे DDT का उदाहरण दिया था, दर्शाते हैं। यस बेटा। तथा जलीय पारितंत्र में ये नाइट्रेट फास्फेट पहुंच जाते हैं ना, तो विभिन्न, या ऐसे अपन कहें कि विभिन्न उर्वरक जो फर्टिलाइजर हैं जलीय पारितंत्र में यूट्रोफिकेशन, त्वरित सुपोषण बताया था मैंने आपको, यूट्रोफिकेशन सुपोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और बार बार बोल रहा हूं कि अगर ये फूड चेन में अगर ये अनअपठनीय है और प्रवेश करके स्थलीय पारतंत्र के जीवों में, तो कर्मिक पोषण स्तर पर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, तो बायोमैग्निफिकेशन। ये उर्वरक नाइट्रेट फास्फेट अगर जल पारितंत्र में चले गए तो यूट्रोफिकेशन। और लंबे समय तक अगर सोइल में भी रहे तो ये मृदा की उर्वरता क्षमता को खत्म कर देते हैं लॉन्ग टाइम तक। एक बार तो प्रोडक्शन ज्यादा देंगे फसल का, बाद में
उसकी फर्टिलिटी को खत्म कर देते हैं। जो आज यूरिया, डीएपी, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एल्ड्रिन है, बीएससी है, डीडीटी है, कीटनाशक है, ऐसे कई सारे कृमिनाशी, कवकनाशी, खरपतवारनाशी जिनका स्प्रे किया जाता है सब्जियों पर, इन पे, तो बहुत ही भयानक परिणाम उनके आ रहे हैं, कई सारे रोग हो रहे हैं। यस बेटा, और ये भयानक समस्या है, बात को समझे। अब देखिए इसके लिए जो केस स्टडी आई, केस स्टडी वही केस अध्ययन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से सुनना। इसके लिए जो बेटा केस स्टडी आई, केस अध्ययन, वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट समझा देता हूं। जो केस अध्ययन आया बेटा, केस स्टडी आई, वो आपका क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। या ऐसे अपन सीधा लिख दें कि केस स्टडी ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी आपने सुना होगा जैव खेती या कार्बनिक खेती। यस बेटा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैव खेती या कार्बनिक खेती। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने लिखता हूं मैं, है ना, एकीकृत इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग या जो आपकी जैविक खेती है, चक्रीय और शून्य अपशिष्ट वाली होती है, जीरो वेस्ट। एकीकृत जैव खेती, इंटीग्रेटेड बायो या ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस बेटा, एकीकृत जैव खेती चक्रीय एवं शून्य अपशिष्ट, चक्रीय एवं शून्य अपशिष्ट, जीरो वेस्ट वाली होती है। समझ गए? अब मैंने यहां लिखा, दोनों शब्दों को समझना, एक तो चक्रीय, मैंने क्या लिखा, चक्रीय, और एक मैंने लिखा शून्य अपशिष्ट। ये कैसे लिखा बताओ, दिमाग लगाओ तुम, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रक्रम से प्राप्त अपशिष्ट अन्य प्रक्रम के लिए पोषक का काम करता है। तो एक अपशिष्ट दूसरे में पोषक के रूप में काम में आ गया, समझ गए, और इसलिए ना तो कुछ बचा और अच्छा प्रोडक्शन भी चलता रहा। यस, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें एक प्रक्रम से प्राप्त अपशिष्ट दूसरे प्रक्रम के लिए पोषक का कार्य करता है। इसलिए एक साइक्लिंग भी बन जाएगी और जीरो वेस्ट, कुछ बचेगा ही नहीं। एक प्रक्रम से प्राप्त अपशिष्ट दूसरे प्रक्रम के लिए अन्य प्रक्रम में पोषक के रूप में काम करता है। इसके कारण संसाधन का अधिक उपयोग संभव है। इसके कारण संसाधन का अधिक उपयोग संभव है और उत्पादन भी बढ़ जाएगा, उत्पादन भी बढ़ जाता है। समझ गए कि अन्य प्रक्रमों के लिए वो पोषक का कार्य करेगा, दूसरे या अन्य प्रक्रमों के लिए वो किसका कार्य करेगा बताओ, पोषक का। आराम से समझो यार, ये तो आपके दैनिक गांव की प्रक्रिया है, समझना आराम से। यस बेटा, तो यहां देखो कि रमेश चंद्र डागर जो सोनीपत हरियाणा के किसान थे, रमेश चंद्र डागर, इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया। आज आप सुनते होंगे कार्बनिक कृषि की, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या फंगिसाइड, कोई भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया जाएगा। किसी भी टाइप का केमिकल से उसको पृथक रखा जाएगा और सॉइल को पहले शुद्ध किया जाएगा, फिर केमिकल नहीं किया जाएगा। जैसे बायो फर्टिलाइजर जानते हो, जैसे राइजोबियम जीवाणु की एक बोतल आती है, तो सॉइल में वही डाल दी जाएंगी ताकि वो N2 फिक्सेशन को और अच्छा करें, और लेग्यूम पाथ में फसल चक्रण अपनाया जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो यही होती है जैविक खेती, जहां बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक या बायो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो आगे एक चैप्टर में आप पढ़ोगे भी, 10 चैप्टर जो आपका आएगा बायोटेक के बाद में, सूक्ष्म जीवों का महत्व है, वहां पर पढ़ोगे। लेकिन मैं पूरा समझा देता हूं कि आजकल आप जानते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जैविक खेती
एकीकृत जैविक चक्री और शून्य अपशिष्ट वाली खेती होती है, और इसमें एक प्रक्रम से जो अपशिष्ट दूसरे प्रक्रम या अन्य प्रक्रमों के लिए पोषक का कार्य करता है, तो संसाधन का अधिक उपयोग संभव और उत्पादन बढ़ जाता है। अब देखो, इसके लिए सोनीपत हरियाणा के किसान रमेश चंद्र डागर ने कार्बनिक कृषि के अंतर्गत, अभी मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या किया, तो ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत हरियाणा के किसान रमेश चंद्र डागर ने, आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि सोनीपत हरियाणा के किसान रमेश चंद्र डागर ने कार्बनिक कृषि के अंतर्गत हरियाणा के किसान रमेश चंद्र डागर की बात करता हूं, रमेश चंद्र डागर ने रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर व रासायनिक कीटनाशकों या खरपतवारनाशियों है ना का प्रयोग नहीं करके प्राकृतिक व जैव उर्वरकों को प्रयुक्त किया। समझे ना, रमेश चंद्र डागर ने ये किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। अपन ऐसे कहें बेटा कि सोनीपत हरियाणा के किसान रमेश चंद्र डागर ने कार्बनिक कृषि के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों, विभिन्न रसायनों जैसे कीटनाशी जिनका उपयोग नहीं करके प्राकृतिक संसाधनों या जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, देखो इन्होंने क्या किया था पता है, मैं सिंपल में समझाता हूं कि रमेश चंद्र डागर ने क्या किया था बेटा, मधुमक्खी पालन, पहली चीज क्या, मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग है ना बेटा, और कंपोस्ट बनाने और कृषि का कार्य श्रृंखलाबद्ध प्रक्रमों में करता था। ये रमेश चंद्र डागर क्या करता था, बहुत इंपॉर्टेंट, मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रबंधन, कंपोस्ट खाद बनाने, वाटर हार्वेस्टिंग और कृषि जैसे कार्यों को श्रृंखलाबद्ध प्रक्रम में करता था। अब दिमाग लगाना है ना, इनको ये श्रृंखलाबद्ध प्रक्रम में करता था कौन, रमेश चंद्र डागर। देखना, जो एक दूसरे को संभालते थे, ये प्रक्रम बहुत ही किफायती और दीर्घ उपयोगी प्रक्रम बन गया। कैसे बन गया, ये खेती के साथ पशुपालन करते थे, पशुधन, तो जो पशुपालन था उस पशुओं से जो मलमूत्र, जो उनका मलमूत्र गोबर होता है, वो आप जानते हो कि प्राकृतिक उर्वरक है, खाद है, तो उसको तो अपन बात रहा कि मतलब गोबर को खाद के रूप में काम में ले लेते थे, तो फसलों के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती थी, और जो जंतु अपशिष्ट का प्रयोग खाद के रूप में होता था। फिर जो फसल अपशिष्ट था, उस फसल के अपशिष्ट को ये गड्ढों में दबा देते थे, मतलब कंपोस्ट, तो या तो उसका खाद या फिर आप जानते हो बायोगैस प्रोडक्शन, जैव गैस, बायोगैस, गोबर गैस, गोबर के साथ उस कचरे को कंपोस्ट गड्ढों में नीचे अवायु प्रस्तुति देंगे, तो जानते हो ना मैथनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो उसका किण्वन करके बायोगैस बना देंगे, उसको अनेक कार्यों में, कृषि के कार्यों में उसको ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त कर लेंगे। यस बेटा, यानी या तो प्राकृतिक उर्वरक या फिर फार्म की ऊर्जा के लिए प्राकृतिक गैस, बायोगैस बना ली उन्होंने। बात को समझे, तो आप जानते बेटा कि इस प्रकार जीरो वेस्ट हो गया, कि पशुओं का अपशिष्ट बना, तो आपने क्या कहा, एक प्रक्रम से अपशिष्ट मिला गोबर, तो खेती के लिए प्राकृतिक खाद उर्वरक के रूप में काम में आ गया, तो केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी। सही। इसके अलावा खेती का जो अपशिष्ट कचरा बनता था ना, कुछ ठूंठ रह जाती थी या चारा रही कचरा खेती का, तो खेती के कचरे को इकट्ठे कर गोबर के साथ मिलाकर कंपोस्ट गड्ढे बना लिए, उससे बायोगैस या तो बायोगैस या प्राकृतिक उर्वरक कंपोस्ट खाद बन जाती है। बात को समझे, तो वो भी काम में आ गया ना, इसलिए जीरो वेस्ट वाली, शून्य अपशिष्ट वाली।
है ना। और साथ साथ में आप जानते हो वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के जल को इकट्ठा कर लिया, बिल्कुल प्योर वाटर था वो, तो वाटर हार्वेस्टिंग उसी जल को काम में लेते रहे। यस, और मधुमक्खी पालन, कई सारे प्रक्रम उन्होंने मिश्रित किए, तो कई लाभ उनको हुए। इसको आप कहते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या कहते हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस, और इसके लिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया। उनके संगठन का नाम है किसान, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, है ना। तो इनका संगठन हरियाणा किसान वेलफेयर सोसाइटी। यस बेटा, तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका क्या नाम था बताओ? हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बता दो, या सोसाइटी की बात है, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। ये बड़ा संगठन बनाया जो इस दिशा में कार्यरत है, अर्थात एकीकृत जैव खेती को बढ़ावा दे रहा है। कौन? हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, जो सोनीपत हरियाणा में। ये रमेशन डागर कहाँ के हैं? सोनीपत के तो ये हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में ही ये आपका बन गया हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। और धीरे धीरे इससे लोग जुड़ते गए। बात को समझ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान सदस्य संख्या 5000 कृषक हैं। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 5000 किसान है। ये लो जी, समझे क्या? तो ये समझे ना, चक्री और जीरो वेस्ट, है ना बेटा। यानी अपन खेती के साथ साथ पशुधन अपनाएं, पशुपालन करें। अब पशुधन से जो गोबर है उसको खेती में, गोबर को प्राकृतिक खाद के रूप में यूज कर लें, तो केमिकल फर्टिलाइजर जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा गोबर अपन डालें। अब कृषि के जो अपशिष्ट चारा बनो पशुओं को खिला दें। यस, और बाकी कृषि के अपशिष्ट रह जाते हैं तो गोबर के साथ या जो भी कूड़ा कचरा है उसको गड्ढों में कंपोस्ट बना ले, कंपोस्ट खाद से या तो प्राकृतिक खाद बन जाएगा, या फिर उसको अगर अपन अवायु परिस्थितियां दे देंगे तो बायोगैस, जो अपन आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, बायोगैस जैव गैस बना लेंगे जो खेती के नए कार्यों में यूज आ जाएगी। बात को समझ रहे हैं? और वाटर हार्वेस्ट कर लेंगे, वर्षा के जल को इकट्ठा कर लेंगे तो शुद्ध जल भी हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार के केमिकल से फ्री, हर प्रकार के केमिकल से फ्री फार्मिंग ही क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैव खेती, है ना। जहां पर आप आगे भी पढ़ोगे कि ये इनकी जगह बायो फर्टिलाइजर और ये यूज किए जाएं, जैव उर्वरक जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु या बीजीय हैं, मतलब प्रोकेट में क्षमता है तो वो सारे अपन बात रहे जैव उर्वरक को बढ़ावा दिया जाए और ये सारी बातें की जाए। बात को समझे? तो ये आपका होता है एकीकृत जो केस स्टडी है कृषि का। और हरियाणा किसान वेलफेयर को याद रखना। बात को समझे बेटा? ये बात हो गई, क्लियर है? अब देखिएगा, इसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनके बारे में अपन कुछ पढ़ लेते हैं। यस बेटा, तो तुम सारा फिर एनसीईआरटी क्लियर करके आना। नेक्स्ट चैप्टर में अपन जैसे आज जो अपन जितने भी संसाधन हैं तो कुछ तो ऐसे हैं जो असमाप्य हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन कुछ समाप्य होने वाले हैं, तो उनका अपन उचित प्रबंधन करें, यूज करें। आज जानते हो अपन अनुचित प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कभी कभी लोग सिंचाई के लिए खूब जल बहा देते तो जलाक्रांता हो जाती है, फिर समस्या पैदा हो रही है। तो उचित अपन प्रबंधन करें संसाधनों का, उनका यूज करें। फिर आज वनों की कटाई हो रही है तो उसको आप कहते हो डिफोरेस्टेशन, वनोन्मूलन, तो वो क्या हो रहा है, तो फिर उसके दुष्प्रभाव क्या है, फिर रिफोरेस्टेशन क्या है, कितने क्षेत्र में वन होने चाहिए, और वनों को बचाने के लिए कई लोगों ने अपन बात रही कि अपने प्राण की आहुति दे दी, प्राणों की आहुति दे दी। तो क्या केस स्टडी है, सारी बातें अपन करेंगे। यस बेटा, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बातें अपन वहां पर करेंगे। यस, तो ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें देखो
जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। हाँ, तो अब आप देखिए बेटा, रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, आप भी अच्छे से जानते हैं कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या होते हैं। यस बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थ वातावरण में विभिन्न प्रकार के कण या तो विभिन्न प्रकार के पार्टिकल या विकिरणें उत्सर्जित करते हैं, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट। यस बेटा, आप जानते हो परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों, आणविक परीक्षणों में, वातावरण में जो रेडियो धर्मिता है, रेडियोसिटी, वो बढ़ी है, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों, आणविक परीक्षणों से वहां खूब ईंधन के रूप में ये रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज किए जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ सभी जीवन सहायक तंत्र, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे मृदा हो, हर प्रकार का प्रदूषण पैदा करते हैं। रेडियो एक्टिव जो वेस्ट हैं, रेडियो सक्रिय वेस्ट, है ना। देखो, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विभिन्न स्रोत, जैसे नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो आप जानते हैं बेटा, अंतरिक्ष किरणें, पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण, जैसे रेडियम है 224, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम, ये, और मैनमेड प्लूटोनियम और थोरियम के खनन से। यस, या नाभिक के रिएक्टर और ईंधन, जानते हो, ये आप जानते हो कि जो परायूरेनिक तत्व होते हैं, तो आप जानते हो ईंधन के रूप में इनको यूज किया जाता है नाभिक की भट्टियों में, इनके अंदर, सही। तो फिर इनसे इनके जो अपशिष्ट बच जाते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मतलब कई सारे कणों का और विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, जो बहुत हानिकारक होती है, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। बात को समझ रहे हैं। तो देखो बेटा कि रेडियो एक्टिव वेव्स जीवों में अत्यंत तीव्र दर से उत्परिवर्तन करने में सक्षम है ना, जिससे कैंसर जैसे परिणाम प्रकट होते हैं। तो फिर जो इन अपशिष्ट पदार्थों से विकिरण निकलती है, वेव्स निकलती, तो मैं आपको क्या बताऊं कि रेडियो एक्टिव वेव्स, यस बेटा, रेडियो एक्टिव वेव्स जीवों में अत्यंत तीव्र गति से उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, ये म्यूटाजेंस होती हैं, तो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती है। यस बेटा, और आप जानते हैं इन उत्परिवर्तन करने में सक्षम होती है, जिम्मेदार होती है, जिससे कैंसर जैसे परिणाम प्रकट हो रहे हैं। तो जितना इनसाइड में उतना बता देता हूं मैं भाई। इनसे कई सारे कण या विकिरणें उत्सर्जित होती है इन रेडियोधर्मी पदार्थों से, आप अच्छे से जानते हैं। यस, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी बनाए जाते हैं, जैसे कोबाल्ट 60 भी, ये भी हैं। तो बहुत सारी विकिरणें और वो जो केमिकल्स या कण निकलते हैं वो म्यूटाजेंस होते हैं, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब सुनो, रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रयोग की भी उपयोग में भी दो प्रमुख समस्याएं हैं, है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थों का ईंधन के रूप में उपयोग से संबंधित समस्याएं, कि जब इनको नाभिक की भट्टियों में यूज किया जाता है तो उपयोग से संबंधित भी कई समस्याएं हैं। बात को समझ रहे हो, रेडियो एक्टिव पदार्थों के उपयोग से संबंधित समस्याएं हैं। एक तो क्या है कि एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है, आपको समझ रहे हैं कि एक्सीडेंटल लीकेज, तो बेटा बहुत भयानक समस्या तो ये है कि जब इनको यूज किया जाता है तो एक्सीडेंटल लीकेज, है ना, दुर्घटनावश स्राव एक भयानक समस्या है कि जब इनका उपयोग किया जाता है तो ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, और एक्सीडेंटल लीकेज यानी नाभिक के परमाणु संयंत्रों से दुर्घटनावश मुक्त हो जाए तो इसके अत्यंत भयंकर परिणाम हो सकते हैं, है ना। कि जो नाभिकीय परमाणु संयंत्र हैं उनसे अगर दुर्घटनावश ये मुक्त हो जाएं तो इनके अत्यधिक भयानक परिणाम हो सकते हैं। जैसे पूर्व में दो समस्याएं आई भी है। यस बेटा,
तो आप क्या कहोगे कि यदि ये पदार्थ नाभिकीय जो होती है ना, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन वाला प्रकरण आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये पदार्थ नाभिकीय परमाणु संयंत्रों, न्यूक्लियर एटॉमिक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, नाभिकीय परमाणु संयंत्रों से दुर्घटनावश, है ना बेटा, ये दुर्घटनावश मुक्त हो जाएं तो इनके भयानक परिणाम हो सकते हैं। अगर परमाणु भट्टिका लीकेज हो जाए ना तो भयानक, कई लोग मर सकते हैं, ऊर्जा और विस्फोट हो सकता है। बात समझ रहे बेटा? तो ध्यान दो, पूर्व में इस प्रकार की 2 त्रासदी तो हो चुकी हैं, पूर्व में 2 एक्सीडेंटल, पूर्व में इस प्रकार की 2 त्रासदी हो चुकी हैं। फर्स्ट आपका क्या हुआ, 3 माइल इंसिडेंट, एक एक्सीडेंटल केस हुआ, 3 माइल इंसिडेंट, 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट, 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट ये आपका हुआ था, 3 माइल। यस, दूसरा आपका हुआ था बेटा जो यूक्रेन में हुआ था, है ना, चेरोनोबिल इंसिडेंट यूक्रेन में। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपका हुआ था, वो आपका होता बेटा कि चेरनोबिल इंसिडेंट यूक्रेन में हुआ था, ये है ना, यूक्रेन में। ये भयानक इंसिडेंट, एक्सीडेंटल केस हो भी चुके, कई लोगों की यहां पर मृत्यु भी हो चुकी है। बात को समझे नहीं समझे? अब दूसरा क्या है कि चलो, एक तो ऐसे उपयोग में ही बहुत खतरनाक दुर्घटनावश लीकेज हो जाए, स्राव हो जाए तो भयानक समस्याएं हो सकती है, तो एक तो आपका यही हो गया। दूसरा क्या है, उपयोग के पश्चात जो अपशिष्ट बच जाते हैं उनका निष्पादन बड़ी समस्या है। उपयोग के पश्चात, है ना बेटा, जो अपशिष्ट बच जाते हैं का सुरक्षित निष्पादन करना एक बड़ी समस्या है। तो उपयोग के पश्चात जो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट बच जाते हैं उनका निष्पादन करना बड़ी समस्या है। कैसे? दिमाग लगा रहा वहां समझा रखा है भाई। उपयोग के बाद जो अपशिष्ट बचाएंगे वो भी लगातार विकिरण निकालेंगे, तो म्यूटाजेंस है। तो फिर क्या किया गया कि कहा गया कि इसको बहुत गहराई पे दबा दो, मिट्टी में दबा दो 500 मीटर गहराई पे। अगर आप मिट्टी में 500 मीटर गहराई पे दबा दोगे तो भी इनकी विकिरणों का क्षय होता है ना, और वो भूमि और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं फिर। तो अपन कहते हैं कि भाई उचित निष्पादन होना बहुत मुश्किल है। यस बेटा, इसलिए इनका उपयोग कम से कम ही करो। इनको निष्पादन के लिए पृथ्वी की सतह से 500 मीटर गहराई पर चट्टानों के नीचे दबा दिया जाता है, परंतु इस प्रकार के निष्पादन फलस्वरूप भी भूमि तथा जल प्रदूषण का खतरा रहता है। इसलिए इनके निष्पादन की समस्या ही बनी रहती है, बहुत भयानक समस्या है जो अपशिष्ट बच जाते हैं। यस, इसलिए इनका यूज आप तो कम से कम ही करें। जो ये यूरेनियम ईंधन है, या जो आप समझ सकते हैं कि थोरियम है, या आप समझ सकते हैं प्लूटोनियम है ना, ये सारे बात को समझ रहे हैं, तो बहुत नुकसानदेह होते हैं भाई। और आप तो जानते हैं जैसे एक्स किरणें, ये विकिरणें भी बहुत खतरनाक होती हैं, म्यूटाजेंस होती हैं। यस, तो ये रेडियो सक्रिय अपशिष्ट आपका हो गया, और उसको भी कम से कम यूज करें। अच्छा सुनो, एक आपका आएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये किसी भी प्रदूषण में नहीं आएगा, प्रदूषण नहीं है वो, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी एक बार, है ना, ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी।
भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी में तो क्या हुआ था कि भाई वो भी एक्सीडेंटल केस ही था, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है भाई। भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपको बताऊं कि भोपाल गैस त्रासदी में तो पाइपलाइन से आपको मैं बताऊं कि एक विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट का स्त्राव होता है, वो जल से क्रिया करके बहुत भयानक विषैली बन गई थी, है ना। तो वहां लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो एक स्पेशल गैस थी, उसका एक्सीडेंटल स्त्राव हो गया था और श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो वो उससे रिलेटेड है भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी। यस बेटा। तो देखिए अपने आपको यहां तक चैप्टर को बताया और यहीं तक बेटा। और नेक्स्ट के अंदर आप क्या करेंगे कि आगे अब आप टॉपिक कि आज अपन संसाधनों का असंतुलित प्रबंधन कर रहे हैं। जैसे संतुलित यूज नहीं करें जो सिंचाई व्यवस्था है इसको, तो उसके कई सारे अपन बात रहे कि दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो संसाधनों का अनुचित प्रयोग से क्या हो रहा है, फिर ये जो वनोन्मूलन है, पुनर्वनीकरण है, तो कल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप उसको पूरा लास्ट तक A to Z इस चैप्टर की लाइनें NCERT को पूरा रीडिंग करके आए, ताकि उसको आपको याद करवा दें। और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं या जो कुछ बातें और रह गई हैं, इंपॉर्टेंट नोट रह गए हैं, कई सारे जो 100% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे पूरे करवा दें। यस बेटा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छा पढ़ के आना। थैंक यू वेरी मच।